नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, मैं यहां पर आपसे करने आता हूं ज्ञान की चर्चा, परीक्षा की चर्चा, आपके भविष्य में जो आप जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो उन पर चर्चा और अपने विषय हिंदी पर चर्चा। और मित्रों, ये चर्चा जारी रखने के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाणक्य क्लासेस की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां व्यवस्थित रूप से सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे, बहुत ही आपको सफलता के शिखर की ओर ले जाने के लिए आपके लिए लाभप्रद होंगे। और मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं अपने विषय के बारे में। तो मित्रों, वीडियोस यदि आप नियमित रूप से देखते हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप उन पर कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। चाणक्य क्लासेस और मैं और संपूर्ण चाणक्य क्लासेस की जो टीम है वो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे स्वर संधि के विषय में, और स्वर संधि को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। स्वर संधि के जो पांचों भेद हैं वो पांचों भेद हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वर संधि के इन 5 भेदों से भी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोच रहे होंगे कि आप संधि के 5 भेद पढ़ लिए स्वर संधि के, तो अब इनसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने कई बार कुछ ऐसे शब्द जरूर देखे होंगे जो किसी एक संधि विशेष के हैं, लेकिन उनके लक्षण जो है वो उस संधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। और ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं अपवाद। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपवाद। तो मित्रों, जो स्वर संधि के अपवाद हैं, आज हम उन्हीं अपवादों पर वाद करने जा रहे हैं, इन्हीं अपवादों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इनके बीच की जो एक उलझन आपके बीच में जो बनी रहती है, आज हम आपके उसी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं। तो मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं स्वर संधि के इन्हीं अपवादों में, जिनमें आप सबसे पहले आपने संधि पढ़ी थी दीर्घ संधि, और सबसे पहले हम अपवाद भी किस संधि के लेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के अपवाद। किसके अपवाद? दीर्घ संधि के अपवाद पढ़ने जा रहे हैं। अब दीर्घ संधि के अपवाद किस प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, मैं यहां पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, बड़ी रहस्यमय बात है। और वो बात यह है कि दीर्घ संधि के अपवाद 2 तरीकों से बनते हैं। जिन पहला तरीका तो ये क्या है, बता दूं आपको? जी कैसा बढ़ रही है, थोड़ी पता नहीं क्या नया बताने वाले हैं। तो बता दूं मैं आपको कि दीर्घ संधि में जो अपवादों की 2 स्थितियां बनती हैं, उनमें पहली स्थिति तो ये बनती है कि स्वर की उपस्थिति में भी दीर्घीकरण न होना। पहली स्थिति क्या बन जाती है कि स्वरों की उपस्थिति में भी दीर्घीकरण न होना। पहली स्थिति ये बनती है। और दूसरी स्थिति बनती है कि स्वर की अनुपस्थिति में भी दीर्घीकरण हो जाना। तो मित्रों, दूसरी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जो पहली स्थिति हमने लिखी है हम इसी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। स्थिति ये कहती है कि स्वरों की उपस्थिति में भी दीर्घीकरण का ना होना, यानी दीर्घ संधि का जो सामान्य नियम है कि पहले अ अथवा आ होना चाहिए, बाद में भी अ अथवा आ होना चाहिए, मगर फिर भी दोनों का परिणाम जो है वो दीर्घ आ के रूप में होना चाहिए। का इस पॉइंट को यदि हम पढ़ते हैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ भी जाए तो आ नहीं होना चाहिए। स्थिति बनी हुई है दीर्घ संधि होने की, मगर फिर भी नियम के अनुसार जो परिवर्तन होना चाहिए, जो स्वर दीर्घ हो जाने चाहिए, वो नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, कितने शब्द हैं, उनका सही रूप क्या बनेगा, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिख दिया है सह प्लस अस्तित्व। पहला शब्द मैंने क्या लिख दिया है? सह प्लस अस्तित्व। इसी प्रकार मैंने एक शब्द और लिख दिया है सार प्लस अंग, कुल प्लस अटा। तो ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में आप देखोगे सह में
ह का अंतिम स्वर क्या है? अ। और अस्तित्व में आगे स्वर कौन सा है? अ स्वर है। फिर भी दोनों जुड़कर नियम के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए? आ हो जाना चाहिए। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं। और अपवाद का पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों नहीं होगा निश्चित रूप से। सह प्लस अस्तित्व को जब आप जोड़ोगे तो रूप क्या हो जाएगा? सह प्लस अस्तित्व को जब आप जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा सह अस्तित्व। यानी जुड़कर भी इसका वही रूप होगा जो संधि विच्छेद में आपने देखा है। सह सह ही रहेगा और अस्तित्व अस्तित्व ही रहेगा। आप कहीं जोड़ करके इसका सहास्तित्व मत कर दीजिएगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तमारो उत्तर खोटो थई जाइस। शो थई जाइस? खोटो थई जाइस। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सह प्लस अस्तित्व को जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? सह अस्तित्व ही रहेगा। इसी प्रकार एक शब्द लिखा हुआ है सार प्लस अंग। तो मित्रों ऐसा कैसा, मैं एक उदाहरण और लिखता हूं आपके सामने। सार प्लस अंश अगर मैं लिख देता तो आप क्या करते हैं? सार में र में अ स्वर है, अंश में भी अ स्वर है, अ प्लस अ जुड़कर आ हो जाता, अनुस्वार यथावत रह जाता और आप शब्द क्या बना देते? हंसी खुशी आप शब्द बना देते सारांश। शब्द क्या बना देते? सारांश। लेकिन यहां पर अंश नहीं है, अंग है। और इस अंग का सार के साथ जब योग होगा तो रूप क्या बनेगा? रूप बनेगा सारंग। क्या रूप बनेगा? सारंग। सारंग ने सारंग कहो, सारंग बोलियो आए जो, सारंग सारंग कहे, सारंग छोटे हो जाए। यमक अलंकार का उदाहरण बन जाता है। जो विद्यार्थी अलंकार पढ़ेगा उसके काम की चीजें, और जब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल इस शब्द पर ध्यान दीजिए। सार प्लस अंग का जुड़कर क्या होगा? सारंग होगा। सारंग यदि आप बनाते हो तो आप गलत बनाते हो। आप अपनी उस गलती को तुरंत सुधार लीजिए, यहीं पर सुधार लीजिए, यही मौका है, सुधार लीजिए। अब हम बात करते हैं कुल प्लस अटा की। तो कुल प्लस अटा जुड़कर क्या रूप बन जाएगा? कुलटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलटा। अब आप कुलाटा करने की गलती मत कर बैठिएगा। ये गलतियां जो आप कर देते थे उन्हीं गलतियों के निराकरणार्थ हमने ये अपवाद भाग को भी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो है वो समय दिया है, ताकि विद्यार्थी समय रहते इन समस्याओं से, जहां वो परीक्षाओं में उलझता है वहीं वो पहले ही उलझ करके सुलझ भी जाए। तो उसी सुलझाने के लिए हमने आपको ये चीज़ बताई है। यहाँ पर आगे मैं बात कर रहा हूँ दूसरे नियम पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्वरों के अभाव में भी दीर्घीकरण हो जाना। स्वरों के अभाव में भी दीर्घीकरण हो जाना। किसके अभाव में? स्वरों के अभाव में दीर्घीकरण हो जाना। जहां पर स्वरों की स्थिति नहीं है मगर फिर भी शब्द क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो मित्रों हम बात करते हैं ऐसे शब्दों की। तो मैंने यहां पर एक शब्द आपके समक्ष रख दिया है, विश्व प्लस मित्र। शब्द क्या लिख दिया है? विश्व प्लस मित्र। और इसी प्रकार एक और शब्द रख दिया है, दीन प्लस नाथ। इसी प्रकार एक शब्द और बन जाएगा, उत्तर प्लस खंड। इसी प्रकार एक और शब्द बन जाएगा, मूसल प्लस धार। और इसी प्रकार अंतिम एक और शब्द बन जाएगा, सत्य प्लस नाश। अब आप देखिए जो पहला शब्द लिखा गया है विश्व प्लस मित्र, यहां पर आप देखोगे मित्रों प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वो तो सब जगह कहीं न कहीं आपको अ मिल जाएगा। विश्व के व में अ है, दीन के न में अ है, उत्तर के र में अ है, मूसल के ल में अ है और सत्य के य में भी क्या है? अ स्वर है। यानी दीर्घ संधि के अनुसार जो पहले अ होना चाहिए वो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरे पद के प्रथम स्वर के रूप में जहां अ या आ में से कोई स्वर होना चाहिए, क्या वो शर्त पूरी हो रही है? आप यहां पर देखिएगा, इस उत्तर प्लस खंड को मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ये खंड कम खबू ज्यादा लग रहा है।
तो आप देखोगे यहाँ पर जो दूसरी जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है, मगर फिर भी जब हम इन शब्दों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आप विश्व प्लस मित्र को जोड़कर क्या बनाएंगे, विश्वामित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विश्वामित्र। तो आप देखिएगा विश्व में जो व में अ था वो अब यहाँ आ में परिवर्तित हो गया और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा मित्र का मित्र है, लेकिन ये आ कहाँ से आया। प्रभु की कैसी अनोखी माया, कहीं धूप कहीं छाया। बस यही अनोखी माया है। आप समझ लीजिएगा कि स्वर के अभाव में भी क्या हो रहा है, शब्द का दीर्घीकरण हो रहा है। दीन प्लस नाथ को जोड़ोगे तो मित्रों शब्द क्या हो जाएगा, दीनानाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीनानाथ। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बनता है दीनानाथ। ध्यान रखिएगा, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, दीनानाथ सभी पर्यायवाची हैं। उत्तर प्लस खंड की यदि हम बात करते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्तराखंड। क्या शब्द बन जाएगा, उत्तराखंड। इसी प्रकार मूसल प्लस धार से क्या हो जाएगा, मूसलाधार। और सत्य प्लस नाश का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। किसका हो जाएगा मित्रों, किसी का बुरा चाहना नहीं है हमें किसी के सत्यानाश की कामना नहीं करनी है। सत्यानाश, सत्य प्लस नाश जो शब्द बना है इसका जो रूप संयुक्त रूप बनेगा वो सत्यानाश बनेगा। हमें इतना ही सत्यानाश करना है, आगे सत्यानाश हमें नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। मित्रों हम भारतवासी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं और अपने कुटुंब में हम किसी के सत्यानाश की कामना नहीं कर सकते, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं रही है। तो मित्रों आशा करता हूँ दीर्घ संधि के जो ये अपवाद हैं वो निश्चित रूप से आपके समझ में आ गए होंगे। दूसरी जो संधि हमने पढ़ी थी वो संधि है गुण संधि। तो मित्रों आइए चलते हैं गुण संधि पर, और जो इसका दूसरा भेद है गुण संधि, अब हम उसके अपवाद पढ़ते हैं। संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, गुण संधि। और इस गुण संधि के हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि के अपवाद पढ़ रहे हैं। और इन्हीं अपवादों पर अब हम चर्चा करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों गुण संधि में के अंतर्गत आने वाले जो सूत्र हैं, पहला जो शब्द है वो मैंने लिख दिया स्व प्लस ईरिणी। क्या शब्द रख दिया है, स्व प्लस ईरिणी। इसी प्रकार एक और शब्द बन जाएगा प्र प्लस ऊढ़। इसी प्रकार एक शब्द बन जाएगा अक्ष प्लस ऊहिणी। तो कुछ इस प्रकार के ये शब्द बन जाते हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो उदाहरण है ये आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत देकर के कंफ्यूज करते हैं। परीक्षक कैसे करते हैं, अब वो यहाँ पर आपको सवाल कुछ इस प्रकार से देंगे। एक शब्द लिख दिया जनैकता, दूसरा शब्द लिख दिया मतैक्य, तीसरा शब्द लिख दिया स्वैरिणी और चौथा शब्द लिख दिया गजैरावत। ये चार शब्द आपको देकर के और अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न पूछेंगे, निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। अब यहां पर पहला सवाल आपको क्या पूछा कि वृद्धि संधि नहीं है। अब आप देखोगे कि वृद्धि संधि का जो सामान्य लक्षण है वो हमें गुरुजी ने क्या बताया था, भाई अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगती है ऐ की। आप यहां देख रहे हो कि सब जगह दो दो मात्राएं विराजमान हैं। कंफ्यूज हो गए और फिर कंफ्यूज होकर क्या सोचते हैं, ये सवाल ही गलत है, मगर ऐसा नहीं है। मित्रों यहां पर आपको दूसरा सवाल एक और पूछ सकते हैं, कई सवाल पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। तो दूसरा सवाल आपको यूं पूछेंगे कि किस विकल्प में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो अब आप बताइएगा कि निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि है, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है कि गुरुजी ने भी यही पढ़ाया है कि गुण संधि में मात्रा एक होती है। कितनी मात्रा होती है, एक ही, केवल एक मात्रा होती है और यहाँ किसी के ऊपर एक मात्रा है नहीं। तो इस प्रकार दो प्रकार के सवाल आपको पूछ सकते हैं कि या तो किसमें वृद्धि संधि नहीं है या फिर किसमें गुण संधि है। अब इनका उत्तर देने की जो प्रक्रिया है वो आप शुरू कीजिएगा। जनैकता, तो आप इसका संधि विच्छेद क्या कर देते हैं, जन प्लस एकता कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जन प्लस एकता। अब आप यहाँ देखोगे स्थिति अ प्लस ए की है। मते की में भी कुछ ऐसा ही होगा, मत प्लस ऐक्य।
अब गजैरावत जो है इसका भी जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गज प्लस ऐरावत। स्वैरिणी का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो स्व प्लस क्या करोगे, एरिणी या ऐरिणी या इरिणी या ईरिणी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये चीज़ आपके लिए खासा परेशानी वाली हो जाती है। शब्दों के सही रूप को चुनना वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और ये चुनौतीपूर्ण कार्य तब है जब आप ठीक तरह से किसी शब्द को पढ़ते नहीं हैं। तो मित्रों यहाँ पर ऐसी स्थिति हम नहीं रखेंगे। शब्द हमने लिखा है स्वैरिणी, तो इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्व प्लस ईरिणी, जहाँ पर ई दीर्घ है वो वाला रूप इसका सही विकल्प बैठता है। नियम के अनुसार हम बात करें तो स्व में स्वर कौन सा है, अंतिम स्वर व में अ है। ईरिणी का प्रथम स्वर क्या है, ईरिणी का प्रथम स्वर ई है। और नियम ये कहता है कि अ प्लस ई जुड़कर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, जिसकी मात्रा भी कितनी लगनी चाहिए, एक ही लगनी चाहिए। और इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो शब्द क्या होना चाहिए, स्वैरिणी होना चाहिए। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं अपवाद, और अपवाद में सामान्य नियम प्रभावी नहीं होते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट नियमों का आधान करना होता है, और उन नियमों के अनुसार जब ये शब्द बनेगा तो वह में जो मात्रा है वो वृद्धि वाली मात्रा का योग हो जाएगा। स्थिति भले ही गुण वाली हो, लेकिन रूप वृद्धि जैसा बनेगा, शब्द क्या हो जाएगा, स्वैरिणी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो स्वैरिणी जो शब्द है, इस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है, और वृद्धि संधि नहीं है यानी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब हम बात करते हैं प्र प्लस ऊड, तो यहाँ पर भी एक मात्रा लगनी चाहिए नियम के अनुसार, अ प्लस उ। प्र में अ है, ऊड में ऊ दीर्घ है, और अ प्लस ऊ जुड़कर क्या होना चाहिए, ओ। और ओ की मात्रा भी कैसी लगती है, एक मात्रा लगती है। लेकिन एक मात्रा से ये शब्द शुद्ध बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो शब्द आप क्या बनाओगे, दो मात्राओं के साथ आप शब्द बनाओगे, शब्द बन जाएगा प्रौढ़। इसी प्रकार अक्ष प्लस ओहिणी का रूप क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी। अक्ष प्लस ओहिणी का रूप क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी। यानी इसका भी जो रूप बनेगा वो दो मात्राओं के साथ ही बनेगा, दो मात्राओं के साथ ही आप इसका रूप बनाइएगा, अक्षौहिणी। क्या रूप बनाओगे, अक्षौहिणी। प्रौढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था के जो मध्य की अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, परिपक्व अवस्था, मैच्योर्ड एज। हम बात करते हैं अक्ष प्लस ओहिणी की, तो अक्षौहिणी का अर्थ क्या हो जाता है, सेना। सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित जो सेना होती है उस सेना को क्या कहा गया है, अक्षौहिणी कहा गया है। तो मित्रों ये थे आपके गुण संधि के अपवाद, और अब हम आपको ले चलते हैं वृद्धि संधि के अपवादों की ओर। अगली जो तीसरी संधि आपने पढ़ी थी वो संधि निश्चित रूप से आपने कौन सी पढ़ी थी, वृद्धि संधि पढ़ी थी। और वृद्धि संधि ने आपको क्या पढ़ाया था, वृद्धि संधि ने आपको पढ़ाया था वृद्धि संधि ने आपको पढ़ाया था कि बेटा ए अथवा आई और ओ अथवा औ, इन दोनों स्वरों से पहले स्वर क्या होना चाहिए, अ अथवा आ होना चाहिए। और इस नियम के अंतर्गत अगर अ अथवा आ के बाद में ए अथवा आई होगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई हो जाएगा मतलब इसकी मात्राएं भी दो लग जाएगी, और अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा औ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी मात्राएं कितनी लग जाएगी, दो दो मात्राएं लग जाएगी। कुछ ऐसा ही खेल आपको वृद्धि संधि ने बताया था, और ये खेल हम देख चुके हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अभी हम वृद्धि संधि नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि के अपवाद। क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि के अपवाद। और अपवाद अपने आप में विशिष्ट होते हैं, इसलिए ऐसा जो नियम आप वृद्धि संधि में लगाते थे वो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। अब इसके उदाहरण यहाँ कैसे बनेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अप प्लस एही, अव प्लस एही, उप प्लस एही। ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं। स्थिति इन सभी में क्या आ रही है, अप, अव और उप, इन तीनों उपसर्गों में अंतिम स्वर क्या है, अ है, और इस अंतिम स्वर के बाद में क्या है,
ए है, नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो अ प्लस ए जुड़कर अब तक क्या हो जाना चाहिए, ऐ, और मात्रा कैसे लग जानी चाहिए, ऐ की यानी दो मात्राएं भी लग जानी चाहिए, मगर ऐसा यहाँ पर होना संभव नहीं है, अपवाद है। इसलिए यहाँ पर केवल जो ए है इसी की मात्रा का केवल संयोग मात्र होगा यहाँ पर, तो अप में क्या हो जाएगा, अपे ही, क्या रूप बन जाएगा, अप के साथ में रूप बन जाएगा इसका अपे ही, और अव प्लस ए ही से रूप क्या हो जाएगा, अवे ही, और उप प्लस ए ही से अर्थ क्या हो जाएगा, उपे ही, क्या रूप हो जाएगा, उपे ही। अपे ही का मतलब क्या हो जाता है, दूर रखो। अवे ही का मतलब क्या होता है, समझ लेना, जान लेना या सीख लेना, और उपे ही का मतलब क्या होता है, पास आओ। कहाँ आओ, पास आओ। तो आप भी जरा पढ़ाई के पास आ जाइए, मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा, कानों में हेडफोन लगा लीजिएगा, आवाज़ की समस्या नहीं आए आपके लिए, और इसी के साथ पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई के पास आते हुए और आगे वृद्धि संधि के अपवादों का आनंद लीजिएगा। हम बात करते हैं इसके कुछ और उदाहरणों की, जिसमें आप स्थिति देखेंगे अ के बाद में ओ की स्थिति देखेंगे, जहां औ हो जाना चाहिए वहां हमें औ नहीं करना है क्योंकि हम अपवाद पढ़ रहे हैं। उदाहरण बन जाएगा इसका कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, और शब्द हो जाएगा शुद्ध प्लस ओदन। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आपके लिए पेशे खिदमत कर दिए गए हैं। आप इनका उत्तर क्या बनाओगे कि भाई कंठ में स्वर कौन सा है, अ है, ओष्ठ में स्वर कौन सा है, ओ है, और इन दोनों की संधि करके हमें क्या कर देना है, औ कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों के दो दो रूप व्याकरण में प्रचलित हैं। अपवाद के रूप में अगर आप बात करते हो तो केवल इसी मात्रा का योग ठ के साथ हो जाएगा, यानी मात्रा केवल एक लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ रूप बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा, कंठोष्ठ। और इसी प्रकार दंत प्लस ओष्ठ से क्या रूप बन जाएगा, दंतोष्ठ रूप बन जाएगा। बिंब प्लस ओष्ठ से क्या रूप बन जाएगा, बिंबोष्ठ रूप बन जाएगा। और शुद्ध प्लस ओदन से रूप क्या बन जाएगा, शुद्ध प्लस ओदन से रूप बन जाएगा शुद्धोदन। क्या रूप बन जाएगा, शुद्धोदन। लेकिन मित्रों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, मूल नियम के अनुसार भी इनके रूप बनते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इन शब्दों के दोहरे रूप चलते हैं, तो दोहरा जो इसका दूसरा रूप है वो आप सामान्य नियम के अनुसार इन तीन शब्दों के बना सकते हैं। शुद्धोदन जो है ये शुद्ध रूप से अपवाद की श्रेणी में ही आएगा, यहाँ पर दो मात्राएं लगाने की गलती नहीं कर देनी है। कंठ प्लस ओष्ठ का दूसरा रूप आप क्या लिख सकते हैं, कंठोष्ठ लिख सकते हैं दो मात्राओं के साथ में। दंत प्लस ओष्ठ का भी इसी प्रकार से आप दंतोष्ठ लिख सकते हैं औ की मात्रा के योग के साथ। और बिंब प्लस ओष्ठ का आप क्या लिख सकते हैं, बिंबोष्ठ रूप लिख सकते हैं, हंसी खुशी लिख सकते हैं, बिना किसी विवाद अपवाद के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोहरे रूप बनते हैं, लेकिन शुद्ध प्लस ओदन का एक ही रूप बनेगा, एक मात्रा के साथ ही इसका रूप बनेगा। अ प्लस ओ जुड़ेगा जरूर लेकिन औ नहीं होगा, ओ ही रहेगा। तो मित्रों ये हमने पढ़े थे वृद्धि संधि के अपवाद। अब हम बात करते हैं यण संधि के अपवादों के बारे में, क्योंकि आपने चौथी संधि कौन सी पढ़ी थी, यण संधि पढ़ी थी। कौन सी संधि पढ़ी थी, यण संधि। तो अब हम किस पर चर्चा करेंगे, जी हाँ यण संधि पर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब अभी हम चर्चा करेंगे यण संधि के अपवाद पर। किस पर चर्चा करेंगे, यण संधि के अपवाद पर। अब आप बोलोगे क्या यण संधि के भी अपवाद होते हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से होते हैं, अपवाद सब जगह होते हैं। हम बात करते हैं यण संधि के अपवाद की, तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है त्रि प्लस आयामी, और मैंने शब्द लिख दिया है बहु प्लस आयामी। कभी कभी ये शब्द भी अपवाद का विषय हो जाता है, जंतु प्लस आलय। तो ये तीन शब्द जो हैं यण संधि के अपवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। तीनों का रूप क्या होगा आप देखिएगा और इनके उदाहरणों को समझ के बनाइएगा। नियम पहले कहता है कि ई के बाद में त्रि में स्वर कौन सा आ गया, त्रि में
ई आ गया, आयामी में स्वर कौन सा आ गया, आ गया। जल्दबाजी में दोनों को एक साथ बोल के देखिए, या क्या हो जाएगा, या। तो नियम के अनुसार या हो जाना चाहिए, ई और आ का या में परिवर्तित हो जाना ही यण संधि है। यही ध्वनि विकार है, आपने यण संधि में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, पहली बार यदि अपवाद से ही यदि आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो मैं कहता हूं एक बार आप जो पिछले वीडियो हैं वो सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर पढ़ने का आनंद आएगा, मज़ा आएगा। और जो अपवाद हैं वो क्यों हैं और इनके मूल नियम क्या है, कैसे हैं, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पिछले वीडियोस में सीख पाओगे, हर संधि से जुड़े हुए। हम बात करते हैं 3+ आयामी। तो यहाँ पर अगर हम नियम के अनुसार हम बात करें तो त्र आधा हो जाएगा, ई का रूपांतरण य में हो जाएगा, आ की मात्रा लग करके और शेष भाग साथ में लग जाएगा, त्रिआयामी शब्द बन जाएगा। तो मित्रों ये रूप जो आपने बनाया है, हमने बनाया है, आप हमने मिलकर बनाया है, ये रूप हमने बिल्कुल भी सही नहीं बनाया है, बिल्कुल भी सही नहीं बनाया। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या गलती कर ली, हमने यहाँ नियम को फॉलो कर लिया और हम अभी पढ़ रहे हैं अपवाद, जहाँ पर कोई नियम फॉलो होते हैं, कोई नियम फॉलो नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, इस शब्द को इसी के हाल पर छोड़ देना है। 3+ आयामी को जोड़ना जरूर है, लेकिन जोड़ करके भी हमें शब्द क्या बनाना है, त्रिआयामी ही बनाना है। इसमें किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होगा। देखिए मित्रों, अपवाद इसीलिए है कि सामान्य नियम के अनुसार जो परिवर्तन होना चाहिए, जो विकार आना चाहिए, वो विकार यहाँ पर नहीं आ पा रहा है और यही इसे अपवाद बनाता है। इसी प्रकार बहु+ आयामी को भी अगर आप जोड़ते हो तो नियम के अनुसार यदि आप जोड़ते हो तो ह आधा होकर के और वायामी कुछ यानी बहुवायामी, इस प्रकार से ये पूरा शब्द बनता है। लेकिन ये रूप व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। अपवाद के अंतर्गत इसका जो रूप बनेगा, दोनों शब्द यथावत रहेंगे, शब्द क्या हो जाएगा, बहुआयामी हो जाएगा। तो यही इसका शुद्ध रूप बनेगा। बाकी जो ये रूप हैं ये क्या है, अशुद्ध है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। आगे जो शब्द लिखा है जंतु + आलय, तो इसका भी रूप क्या हो जाएगा, इसका भी रूप यथावत ही रहेगा, जंतु आलय। क्या हो जाएगा, जंतु आलय ही सामान्यतः इसका रूप देखने में आता है। तो इस प्रकार जो ये आपने 3 अपवाद पढ़े हैं, ये 3 अपवाद आपने पढ़े हैं यण संधि के। और अब हम बात करते हैं 5वीं और अंतिम संधि की। तो मित्रों कुछ समय आपका और चाहता हूं मैं, कुछ समय मात्र, और ये समय आपके लिए अनंत काल तक फलदायी होगा। जब तक आपका जो नाता है पढ़ाई से जुड़ा रहेगा, जब तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे, तब तक यही जो समय आपने थोड़ा सा दिया है, ये जो आपने समय का जो बीज आज आपने थोड़ा सा बोया है, यही कल आपके लिए एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो यारों हम बात करते हैं आगे अयादि संधि की, जो कि स्वर संधि का कौन सा भेद है, 5वां भेद है, अंतिम भेद है। हम बात करते हैं अयादि संधि के अपवाद। अयादि संधि के अपवाद। तो अयादि संधि के अपवाद आपको क्या कहते हैं और इसके उदाहरण किस प्रकार से होते हैं, तो मित्रों आप ज़रूर देखिएगा इसके अपवादों को भी, क्योंकि कम मात्रा में ही सही मगर अपवाद मिलते ज़रूर हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अयादि संधि के अपवाद की। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है गो + अक्ष। शब्द मैंने क्या लिखा है, गो + अक्ष। अब यदि शब्द का हम पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम क्या करेंगे, अयादि संधि के अंतर्गत ग को हलंत करके ओ स्वर को बाहर निकालेंगे, आगे से अ स्वर को लेंगे, पीछे क्ष बच गया। ओ और अ को जोड़कर आप क्या बना दोगे, ओ तथा अ को जोड़कर आप क्या बना दोगे, औ बना दोगे। इधर ग हलंत है, पीछे क्ष बचा हुआ है, और इस हलंत ग को आप किसके साथ जोड़ दोगे, अ के साथ, तो ग बना दोगे पूरा। पीछे क्या बचा है, व, और उसके बाद क्या बचा है, क्ष। मगर इतना कुछ करने के बाद भी अभी आपका परिणाम क्या निकला, 0 निकला, क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद है इसलिए कुछ विशेष होगा, और विशेष ये होगा कि जहाँ पर ओ + अ के योग से केवल अव बनना चाहिए, वहाँ पर अपवाद ये कहता है कि आव बनाओ। क्या बनाओ, आव। तो जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, गवाक्ष रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा, गवाक्ष। अब गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाक्ष शब्द का अर्थ होता है खिड़की, रोशनदान, वातायन, झरोखा, गवाक्ष, ये सभी शब्द क्या है,
पर्यायवाची है, एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और अपवाद में आ जाता है और वो शब्द क्या हो जाता है, गो प्लस इंद्र। गो प्लस इंद्र। तो अब इसका क्या रूप बन जाता है, तो मित्रों इसका रूप बन जाता है, आप नियम के अनुसार बनाइएगा, ग प्लस ओ प्लस ई प्लस इंद्र। अयादी संधि में आपने बनाया था पहले ही सूत्र में ओ प्लस ई का क्या बनाया था, अवि। इधर क्या बचा, ग हलंत। पीछे क्या बचा, जो बचा साथ में रहने दीजिए, ग हलंत अ से जुड़ करके शब्द क्या बन जाएगा, गविंद्र। शब्द क्या बन जाएगा, गविंद्र बन जाएगा। ये शब्द क्या है, बिल्कुल सही है। तो फिर आप ये कहोगे इसमें अपवाद क्या है, तो मित्रों इसमें अपवाद ये है कि कभी कभी इसका दूसरा रूप भी एक देखने को आता है और वो शब्द होता है गवेंद्र। वो शब्द क्या होता है, गवेंद्र। तो यदि आपको गवेंद्र शब्द भी लिखा हुआ मिल जाए तो उसका भी संधि विच्छेद गो प्लस इंद्र ही होगा, गो प्लस इंद्र मत कर देना, बस यही अपवाद है इसका। तो इस प्रकार हमने जो स्वर संधि के पांचों अपवाद थे, पांचों संधियों के अपवाद, उन पांचों संधियों के अपवाद को पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी हमारी क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। बोलोगे, आप सोच रहे होंगे कि संधियों के 5 भेद पढ़ा दिए, पांचों भेदों के अपवाद भी पढ़ा दिए, तो अब और पीछे क्या शेष रह गया होगा। यही सोच रहे होंगे कि व्यंजन संधि शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बताई देते हैं, हम कुछ ऐसे शब्द आपको और बताने जा रहे हैं जहां एक एक शब्द में ही 2-2 संधियों के नियम लागू हो जाते हैं। मित्रों, यही चाणक्य क्लासेस की एक खासियत है कि ये ऐसी फैकल्टीज़ को ही आपके लिए उपलब्ध करवाती है जो बाजार के शिक्षकों से, जो कि केवल आपको सामान्य जानकारी से ही आपका परिचय करवा पाते हैं। शायद साधारण जानकारी इतनी तो आप भी रखते होंगे मित्रों, यदि आपने हिंदी विषय को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो। लेकिन ये जो विशेष जानकारियां हैं ये आपको केवल चाणक्य क्लासेस के इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर और एंड्रॉयड ऐप पर ही आपको मिल सकती है, मैं ही आपको दे सकता हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूँ कुछ इस प्रकार के और शब्द, जैसे कि एक शब्द आ गया नवाचार। साधारण पढ़े हुए गुरु और शिष्य दोनों क्या कहेंगे, नवाचार शब्द में संधि कौन सी होगी, वो यही कहेंगे नव प्लस आचार। बोले तो दीर्घ संधि हो जाएगी, संधि क्या हो जाएगी, नव प्लस आचार। और संधि का नाम बोलेंगे तो क्या संधि बता देंगे, दीर्घ संधि बता देंगे। तो फिर हम यहाँ पर नया क्या बताएंगे मित्रों, निश्चित रूप से हम आपको यहाँ नया बताने वाले हैं। और वो नया क्या है, सावधान होकर के दिल थाम के बैठ जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं नवाचार का एक नया संधि रूप क्या बन जाएगा, नो प्लस आचार। संस्कृत में नो एक सर्वनाम है जो अस्माकम और युष्माकम यानी हम और तुम दोनों सर्वनामों के लिए प्रयुक्त होता है। तो नो इसका संस्कृत में रूप मिलता है नह, ठीक है। और एकाक्षरी में भी संस्कृत के नियमों में संधि होती है, संहित एक पदे नित्या धातुपसर्गयो। तो इस नियम के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि एकाक्षरी संधि भी संस्कृत में मान्य है। तो नवाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, नो प्लस आचार। और इस स्थिति में मित्रों संधि कौन सी हो जाती है, ओ प्लस आ जुड़कर आपने अभी अभी पढ़ा है अयादी संधि होती है। और यहाँ संधि कौन सी साबित हो जाती है, अयादी संधि साबित हो जाती है। कई बार नवाचार शब्द आपको दे दिया, परीक्षा में पूछ लिया कि नवाचार शब्द में संधि कौन सी है। संधि में जो 4 विकल्प आपको दिए वो दे दिया, गुण संधि का दे दिया, यण संधि का दे दिया, वृद्धि संधि का भी दे दिया, अयादी संधि का भी दे दिया। लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं दिया, दीर्घ संधि नहीं दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्या करें। लेकिन हम आपके अरमा आंसू में नहीं बहने देंगे। मित्रों, हमने आपको दूसरा भेद बता दिया है कि यदि विकल्प में दीर्घ संधि नहीं आए तो आपको किस संधि को चुनना है, जी हाँ, अयादी संधि को चुनना है। नव प्लस आचार में दीर्घ संधि के अतिरिक्त संधि कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। तो इस प्रकार के कुछ शब्द व्याकरण में ऐसे होते हैं, कुछ शब्द और भी होते हैं, मैं उनसे भी आपका एक बार परिचय करवा देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है संचय। शब्द हमने क्या लिखा है, संचय। पहली बार जब विद्यार्थी देखेगा तो इस शब्द में संधि क्या करेगा, सम प्लस चय। कौन सी संधि करेगा, सम प्लस चय, इस प्रकार की संधि करेगा। और जब संधि का नाम पूछेंगे तो वो क्या बताएगा
कि सर अनुस्वार संधि है जो कि क्या होती है, व्यंजन संधि का ही एक भाग होती है। अनुस्वार संधि भी कह दो या व्यंजन संधि कह दो, दोनों चीज़ें एक ही है और बिल्कुल सही है आपका जवाब। यहाँ किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अयादी संधि यदि आपने ढंग से पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको एक ऐसा भी रूप मिला होगा, संचय प्लस अ, और उसका भी रूप आपने क्या बनाया होगा, निश्चित रूप से संचय बनाया होगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ संधि कौन सी हो जाती है, यही अयादी संधि भी हो जाती है। तो व्याकरण में से बहुधा बहुत से शब्द आपको ऐसे मिल सकते हैं मित्रों, तो ऐसे शब्दों से भी सावधान रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगर आपने चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वह आप तक नियमित रूप से पहुँचते रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या भी अगर आपको हो जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कमेंट में ये भी बताइएगा कि चाणक्य क्लासेस का जो ये यूट्यूब चैनल है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी विषय आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे हम व्यंजन संधि के वीडियोज़ जो है वो पढ़ने वाले हैं, तब तक इंतज़ार कीजिएगा व्यंजन संधि का। धन्यवाद।